So previous class we have understood generation of AC, what is RMS value, what is average value, what is impedance, what is power factor. चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि what happens when AC is passed through different current elements like resistance, inductance, capacitance, etc. चलिए आज देखते हैं AC through resistor और resistance. यहाँ पे हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है और इसके क्रॉस में हमने कोई एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया. देखो सिंबल कैसे मैं यूज कर रहा हूँ. बैटरी बोलने से ऐसे करता था, ये डीसी था, लेकिन अभी बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, तो ये ऐसे बनाया. क्या वोल्टेज दिए? सपोज V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ऐसा दिए. क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंजिंग विथ टाइम. किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के चलते कुछ करंट होगा. पोटेंशियल डिफरेंस कभी 10 वोल्ट है, कभी 12 वोल्ट है, कोई 20 वोल्ट है, कोई 30 वोल्ट है, कभी -10 वोल्ट है. अकॉर्डिंगली जो भी वोल्टेज है दैट वे रेजिस्टेंस इज द करंट. एज द पोटेंशियल इज ऑसिलेटिंग यू से द करंट इज आल्सो ऑसिलेटिंग, करंट इज आल्सो चेंजिंग. ठीक है. अब ऑसिलेटिंग बोलते वक्त एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को याद आ गया जो मैं स्किप कर गया. LC ऑसिलेटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो मेरे से कैसे कैसे करके स्किप हो गया. मेरे को बताना, मैं बता दूंगा. उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ए LC ऑसिलेटर, बट दैट्स ए वेरी स्मॉल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक. मेरे से स्किप हो गया है. जब मैं बताया आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसके बाद बताना चाहिए था, तो इस चैप्टर में मैं बता दूंगा. ठीक है. मेरे को याद दिलाना, अगर मैं फिर से स्किप कर गया तो मेरे को बताना. तो नाउ पहला चीज तो ये है कि व्हाट इज करंट इन द सर्किट. जो भी वोल्टेज है बाय रेजिस्टेंस, V तो बदल रहा है. कैसे बदल रहा है? Vm साइन ओमेगा टी. तो हम इसको लिख सकते हैं Vm बाई R साइन ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं. अब ये साइन ओमेगा टी जब 1 होगा, ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो, I का मैक्सिमम वैल्यू हुआ Vm बाई R, तो इसको हम लिख सकते हैं Im साइन ओमेगा टी, where Im is Vm बाई R. Obviously ampere होगा. So the maximum current in the circuit is Im by Vm by R. Important नहीं है. Important तब बन जाएगा जब ये इंडक्टर या कैपेसिटर बन जाएगा. What is the maximum current in the circuit, ऐसे करके पूछेंगे. ठीक है. तो अब समझ लेना इसको. Im हो गया Vm by R. इसमें से क्या समझ में आया? अगर V है Vm साइन ओमेगा टी, इसका इनिशियल फेज 0 है. I है Im साइन ओमेगा टी, इसका भी इनिशियल फेज 0 है. तो आप कहोगे फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इज 0. दोनों सेम फेज में हैं. बोथ आर इन द सेम फेज, है कि नहीं? अगर V के जगह Vm साइन ओमेगा टी प्लस फाई 0 होता तो यहाँ पर भी एक फाई 0 आ जाता. दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है. ये हो गया इंपोर्टेंट. सो व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर ऑफ सर्किट, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos 0, दैट इज 1. ये हो गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज पावर फैक्टर ऑफ ए प्योर रेजिस्टर? इट इज 1. वो प्योर रेजिस्टर नहीं पूछते हैं, वो पूछते हैं व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर. इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है? जस्ट ए कॉइल, एक रेजिस्टेंस वायर होता है जिसको हम सप्लाई में लगाते हैं तो गर्म हो जाता है. सो फॉर एन इलेक्ट्रिक हीटर पावर फैक्टर इज 1, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है. कोई इनकैंडेसेंट बल्ब मतलब वो जो 10 रुपया वाला बल्ब पहले मिलता था, आजकल मिलना बंद हो गया. ऐसा वाला बल्ब मिलता था ना, फिलामेंट एक रहता था अंदर. इसमें क्या है? जस्ट ए रेजिस्टेंस. सो व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ दिस बल्ब? 1, नॉट 0, 1. तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखना. पावर फैक्टर हो गया 1. अच्छा, व्हाट इज इंपीडेंस? इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा? इट इज Vm बाई Im. Vm बाई Im क्या है ये? Vm बाई Im हो गया. Vm तो Vm है और Im का वैल्यू है Vm बाई R. डालो.
So the impedance is same as R. Opposition to DC is R, तो opposition to AC is also R. समझ में आ रहा है? If it is a pure resistor, आप देखोगे अगर ये रेजिस्टर के साथ कुछ कैपेसिटर इंडक्टर जोड़ देंगे, इम्पीडेंस का फॉर्मूला कुछ अजीब सा आएगा, ठीक है? तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका इम्पीडेंस इज R, पावर फैक्टर इज यूनिटी, करंट लीड्स और लैग्स, नथिंग, दे आर इन फेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। स्टेटमेंट का अदर लैंग्वेज में देखो, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो, मतलब करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो, बात सब एक ही चीज है ना? तो पावर फैक्टर हो गया 1, इंपीडेंस हो गया R। पॉइंट नंबर 3, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फेजर डायग्राम मतलब वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो हम प्लॉट करना चाहेंगे द वेरिएशन ऑफ V एंड I। तो अगर आप कहोगे कि जो आपका वोल्टेज था Vm sin ओमेगा t है, मतलब ये जीरो इनिशियल फेज में है, तो हम इसको कहेंगे V। करंट कैसा है? करंट इज Im sin ओमेगा t, उसका मैग्नीट्यूड अलग है लेकिन डायरेक्शन वही है। इट इज ऑल्सो हैविंग जीरो फेज एंगल। तो ऐसे करके दो एरो मार्क आपको दिखाना है। वो बोलेंगे ड्रॉ दी फेजर डायग्राम ऑफ वोल्टेज एंड करंट फॉर ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, फिर एसी इज अप्लाइड अक्रॉस इट। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, इतना ड्रॉ करके दिखाना, 1 मार्क। कभी कभार वो ऐसे भी दे देंगे, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V is equal to Vm sin omega t plus pi by 6 was applied across a pure resistor. Draw the voltage and current phasor diagrams. तो अब क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 दिया है, मतलब V कुछ ऐसे रहेगा, I भी कुछ ऐसे ही रहेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे। पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, प्लस पाई बाई 6 दिया है, ऐसे करके ड्रॉ करना है, ठीक है? कितना सिंपल है। अभी नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है इंस्टैंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर। पॉइंट नंबर 4, इंस्टैंटेनियस पावर। व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड एट एनी इंस्टेंट? किसी एक इंस्टेंट में अगर V वोल्ट अप्लाई किए हैं, I करंट जा रहा है, तो पावर इज V into I। सो सिंपल। नहीं, आप इसको चाहो तो लिख सकते हो Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा t, ऐसे लिख सकते हो, Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा t। समझ में आया? व्हाट इज एवरेज पावर? एवरेज पावर होता है टोटल एनर्जी डिसिपेटेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे एवरेज पावर क्या होता था, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। तो इंस्टैंटेनियस पावर अगर ये है, तो पहले हम देखेंगे dt सेकंड में कितना एनर्जी दिया है। dt सेकंड में एनर्जी दिया होगा V I dt, पूरा t सेकंड में कितना देगा, 0 to t, तो ये इतना एनर्जी देगा t सेकंड में। एवरेज पावर क्या हुआ, होल डिवाइडेड बाय t। तो आप इसको लिख सकते हो 1 by t, V I dt की जगह लिख सकते हो इंस्टैंटेनियस पावर P I। ये इंस्टैंटेनियस पावर को एक सिंबल दे देते हैं, P I स्मॉल I है, सब्सक्रिप्शन है, P I dt। P I का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, Vm Im कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर ओमेगा t का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, इट इज 1 माइनस cos 2 ओमेगा t फॉर्म में आ जाएगा। और आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा कितना मालूम है, इट विल बी कमिंग आउट टू बी Vm Im बाय 2। ध्यान रखना है कि ओमेगा इज 2 पाई बाई t। कोई आपको नहीं पूछेगा कि इंटीग्रेशन करके दिखाओ, याद रखना है कि एवरेज पावर विल बी Vm Im by 2। क्या है समीर, किस चीज का तकलीफ है बता? नहीं सर, ओमेगा 2 पाई बाई t मतलब आप क्यों बोले, ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई एवरेज पावर निकालेंगे तो एसी के लिए फुल साइकिल के लिए निकालते हैं जनरली। फुल साइकिल में कितना एवरेज पावर कंज्यूम हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं है ना। एवरेज पावर मतलब फुल साइकिल, यही चीज रिपीट हो रहा है, तो पूरा साइकिल में कितना पावर कंज्यूम हो रहा है उसी के बारे में देखते हैं। समझ में आया? तो ये हो गया Vm Im by 2। और चाहो तो आप
इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हो, कैसे? Vm/√2 इंटू Im/√2। Vm/√2 हो गया VRMS एंड IRMS। और यहाँ पे और एक चीज भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक 1 मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट हियर द पावर फैक्टर इज cos 0। सर लिखने से क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि सारे जो एक्सप्रेशन निकालेंगे सब में एक्सप्रेशन ऐसे ही आएगा, VRMS IRMS cos phi फॉर्म में आएगा। तो देख लो कि ऐसा कुछ आया है, समझ में आया क्या? और आप जानते हो कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है? Vm/Im। क्या चाहे तो हम ऊपर नीचे √2 डिवाइड कर देंगे। अगर ऊपर नीचे हम √2 डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी √2 डिवाइड कर देंगे, नीचे भी √2 डिवाइड कर देंगे, will it not come VRMS/IRMS? It is same as VRMS/IRMS। हम तो फॉर्मूला पहले भी दिए हैं, इम्पीडेंस का क्या फॉर्मूला है? It is VRMS/IRMS। अगर ये बात है तो आप कह सकते हो VRMS is equal to IRMS into R, कह सकते हो ना? VRMS is equal to IRMS into R कर लोगे, VRMS की जगह अगर लिख दोगे, VRMS की जगह लिख दोगे IRMS into R, तो ये पूरा चीज क्या हो जाएगा? देखो तो IRMS का स्क्वायर into R। ये तो होना ही था, क्यों? क्योंकि ये RMS वैल्यू क्या है? इट इज इक्विवेलेंट DC which will produce same amount of heat as in case of AC। तो ये DC जाने से जो हीट जनरेट होता है, AC जाने से वही हीट जनरेट होता है, वही आ रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट आइटम प्लॉट करना चाहता हूँ। कोई आपको पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार बोर्ड में पूछ लिया और जिस दिन पूछ लिया उसके बाद में रेगुलर करने लगा हूँ। वेरिएशन ऑफ alternating quantities, alternating quantities with time। एक बार पूछ लिया फॉर ए प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क और प्योर इंडक्टिव नेटवर्क, एक बार पूछ दिया, उस दिन से मुझे करना पड़ा। तो क्या करें, जो पूछेगा वही करना जरूरी है। ये हो गई आपका ऐसा ऐसा, और थोड़ा ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। ड्रॉ द इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, वोल्टेज, करंट, ऐसे करके दिया है। तो यहाँ पर मैं प्लॉट करना चाहता हूँ ये सारा क्वांटिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले मैं प्लॉट करूंगा V, फिर मैं प्लॉट करूंगा I, फिर मैं प्लॉट करूंगा पावर। हम जानते हैं कि when V is Vm sin omega t, I is Im sin omega t, और इंस्टेंटेनियस पावर इज V into I, which is Vm Im sin स्क्वायर ओमेगा t। अभी हम रेजिस्टेंस के लिए 5 पॉइंट निकाले, ये सारा 5 पॉइंट हम निकालेंगे, 5 पॉइंट्स फॉर इंडक्टर एंड फॉर कैपेसिटर ऑल्सो। और हर एक स्टेटमेंट रेजिस्टेंस वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना होगा। चलिए, वोल्टेज था Vm sin ओमेगा t, तो ठीक है, मैं वोल्टेज को थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूं कि हाउ इज द वोल्टेज। द वोल्टेज इज समथिंग लाइक दिस। चलो, मैं ड्रॉ किया वोल्टेज, ये हो गया वोल्टेज का वेरिएशन। अगर मैं करंट का वेरिएशन प्लॉट करूं तो करंट तो इन फेज है, करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज, करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बदलेगा वैसे वैसे करंट बदलेगा। वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम तो करंट मिनिमम, वोल्टेज नेगेटिव हो गया करंट नेगेटिव हो गया। इट इज डेंसिंग इन ट्यून विद द वोल्टेज। चलिए प्लॉट करके देखते हैं, हाउ विल बी द करंट। करंट भी कुछ ऐसे होगा, उसका एम्पलीट्यूड अलग हो जाएगा, लेकिन वेरिएशन तो इसके साथ साथ ही होगा।
समझ में आ रहा है? जब ये मैक्सिमम हो रहा है ये भी मैक्सिमम हो रहा है। दिस इज द प्लॉट ऑफ करंट, दिस इज द प्लॉट ऑफ वोल्टेज। नाउ पावर, थोड़ा पावर के बारे में सोचे, क्या है ये? Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, नहीं? अच्छा, ये चीज जो है इसमें आप देखोगे कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ V एंड I। अगर V और I को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो तो V पॉजिटिव I पॉजिटिव, V मैक्सिमम I मैक्सिमम, V0 I0 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो विल इट नॉट लुक लाइक दिस? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, when V is negative I is negative, power is product, power cannot be negative। तो नेगेटिव हो सकता है if the source is taking power, हमें तो ऐसी सप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में भी ये कुछ ऐसे ही, सॉरी, ये कुछ ऐसे ही जाएगा। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो ये है, जब तक वोल्टेज अपना एक कंप्लीट साइकिल करता है या फिर करंट एक कंप्लीट साइकिल करता है, तब तक पावर 2 साइकिल कर चुका है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और थोड़ा ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, इट इज नॉट ओनली इन केस ऑफ रेजिस्टर, फॉर इंडक्टर, फॉर कैपेसिटर, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर, कैसा भी सर्किट हो, जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा उसका फ्रीक्वेंसी हरदम सप्लाई वोल्टेज का, सप्लाई करंट का डबल होगा। ये याद रखना, रेजिस्टर की केस में आया, बाकी केस में भी आएगा। वो बोलेंगे एक 3 ओम रेजिस्टेंस, ए 5 हेनरी इंडक्टर एंड ए 50 माइक्रोफैराड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्टेंटेनियस पावर? भूल जाओ क्या लगा है, सीधा बोलो 100 हर्ट्ज, इट इज ऑलवेज डबल। समझ में आया? हाँ, खैर यहाँ पर तो डबल दिख रहा है तो इसको लिखे थोड़ा हम लोग। क्या देखे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर is double of सप्लाई फ्रीक्वेंसी। मेडिकल एंट्रेंस वाले देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी सेम इज एप्लीकेबल फॉर एसएचएम ऑल्सो। ठीक है, ये हमें समझ में आया। तो जैसे जैसे चीजें हम लोग किए रेजिस्टेंस के लिए, चलिए सारा वो चीज करते हैं फॉर प्योर इंडक्टर। एसी थ्रू प्योर इंडक्टर। अब ये प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब क्या होता है? यू नो, ए इंडक्टर इज मेड अप ऑफ ए वायर, इट इज ए कॉइल। एक सोलेनॉइड क्या था? एक इंडक्टर है, एंड दैट कॉइल इज मेड अप ऑफ ए वायर। वायर का कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, अगर वो प्योरली कंडक्टिंग वायर नहीं है तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो जब इसमें करंट पास करेगा उसको रेजिस्टेंस भी मिलेगा, इंडक्टेंस भी मिलेगा। प्योर इंडक्टर मतलब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली इंडक्टेंस है। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं। एवरी कॉइल विल हैव सम रेजिस्टेंस इन इंडक्टेंस। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, तो कॉइल का मतलब रेजिस्टर प्लस इंडक्टर ऐसे सोचना है। अभी प्योर इंडक्टर मतलब ओनली एन इंडक्टर। ध्यान रहे, यू आर ऑल थर्स्टिंग अपॉन 1 मार्क क्वेश्चंस। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मत सोचो। अब हम यहाँ पर एक एसी का कनेक्शन दे दिए, तो पता चला इसमें कुछ करंट जाने लगा। क्या करंट है? से करंट इज कुछ गया, कितना गया मालूम नहीं है, आई एम साइन ओमेगा टी। ये एक इंडक्टर है, तो लेट करेंट I is equal to Im sin omega t is passed। तो क्या बता सकते हो क्या वोल्टेज डेवलप होगा? when a current passes through an inductor, EMF will be developed when the current changes। The phenomenon of induction of EMF in a coil due to change in its own current is called self induction। तो ये L जो है, अगर ये DC होता तो सरर करके निकल जाता और इसमें कोई
ईएमएफ नहीं होता, ये एसी है खुद ही बदल रहा है, बदलेगा तो इसमें ईएमएफ होगा। तो जो ईएमएफ होगा दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। क्या फॉर्मूला है इसका? एल डी आई बाई डी टी। आई अगर आई एम साइन ओमेगा टी है, एल तो एल है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई? आई एल आई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। हुआ कि नहीं हुआ? अब जब कॉस ओमेगा टी मैक्सिमम है, कॉस ओमेगा टी 1 है, तब जो वोल्टेज होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसको आप लिख सकते हो Vm cos ओमेगा टी। Where what is Vm? Vm is L ओमेगा into Im, the maximum voltage। हो गया 1 मार्क वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। दे देंगे ऐसा करंट इज पासिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस सम 20 मिली हेनरी, फाइंड द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इट। समझ में आ रहा है? या फिर उल्टा दे देंगे, मैक्सिमम वोल्टेज दे दिए हैं, एल दे दिए हैं, आपको आईएम पूछ लेंगे। Vm इज इक्वल टू एल ओमेगा आईएम, तो Vm अगर दिया है, एल दिया है, ओमेगा दिया है, तो आईएम भी निकाल सकते हो। 1 मार्क वाला क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, Vm हो गया ये। फिर क्या देखे थे हम लोग? हम देखे कि यहां पर जो हमारा करंट है वो था आई एम साइन ओमेगा टी, और इसको मैं थोड़ा प्यार से +0 लिखता हूं, आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। भी था वी एम कॉस ओमेगा टी, एंड शायद मैं इसको साइन ओमेगा टी माइनस π/2 सॉरी प्लस π/2 लिख सकता हूं। कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस है? ये ओमेगा टी प्लस 0, ये ओमेगा टी प्लस π/2। हु इज लीडिंग, हु इज लैगिंग? वोल्टेज इज लीडिंग, करंट इज लैगिंग। लेकिन ध्यान रहे, वोल्टेज इज लीडिंग कभी नहीं कहते, क्योंकि हमारे सबके घर में बराबर वोल्टेज सप्लाई आया है। अपने घर में हम क्या लगाएं उसके हिसाब से करंट लीड करेगा या लैग करेगा, इसलिए करंट का स्टेटस कहा जाता है। आप कहेंगे व्हाट इज द स्टेटस लीडिंग लैगिंग, तो आप कहोगे करंट इज लैगिंग, वोल्टेज लीडिंग नहीं बोलते, क्योंकि वोल्टेज सबके घर में बराबर है। समझ में आया क्या? तो क्या कहेंगे? V और I लैग्स V बाय क्या एंगल, ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज π/2, I lags V by π/2। समझ में आया? और क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि व्हाट इज द पावर फैक्टर cos phi, क्या हो गया? 0 cos π/2। क्या आपको समझ में आ रहा है ये कैसे हो रहा है? पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज कोसाइन ऑफ द फेज एंगल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, सो यू राइट cos π/2 व्हिच इज 0। पावर फैक्टर इज 0। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर ए प्योर इंडक्टर व्हाट इज द इंडक्टिव सर्किट, व्हाट इज द पावर फैक्टर? 0। समझ में आया? सारे 1 मार्क वाला क्वेश्चन देखो इसमें से। अच्छा, पावर फैक्टर मिल गया, करंट मिल गया, ये मिल गया। नाउ व्हाट इज द इंपीडेंस? यू नो इट इज गिवन बाय Vm by Im। Vm इज दिस, सो इट इज Vm by Im। क्या दे रहा है ये? L ओमेगा। So what is the opposition to AC? L into omega. The frequency is deciding how much will be the opposition. In case of DC, frequency क्या था? 0। फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो ऑपोजिशन क्या था? 0। इसमें कोई EMF नहीं होगा, इट इज जस्ट ए करंट इज पासिंग थ्रू ए प्योर कंडक्टर। सो DC में इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट, जबकि AC में इट इज गिविंग ए इंपीडेंस L ओमेगा। हायर इज द फ्रीक्वेंसी, स्ट्रॉन्गर इज द ऑपोजिशन। 50 हर्ट्ज AC पास करेगा, जितना अपोजिशन मिलेगा 100 हर्ट्ज करोगे डबल अपोजिशन मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसके अंदर से अगर हम बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के सप्लाई दे देंगे तो उनमें से जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा वो सबसे ज्यादा करंट भेजेगा, हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट भेज नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? हाई फ्रीक्वेंसी को स्ट्रांगली अपोज करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब द करंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, व्हेन द करंट चेंजेस वेरी फास्ट
the EMF is L di by dt, the EMF will be very high and it will be strongly opposing the change in current. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इम्पीडेंस इज एल ओमेगा। लेकिन प्योर इंडक्टर की केस में जो इम्पीडेंस है उसको अदरवाइज एक नए नाम से कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं एक्सएल से। एक्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिएक्टेंस, एल मतलब ये इंडक्टर का रिएक्टेंस। कैपिटल एल नहीं है, सब्सक्रिप्शन है। क्या कहते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या मतलब है? मतलब इट इज द impedance to flow of AC through a coil through a pure inductor। यूनिट क्या है? ओम। बस इंडक्टर वाले इंपीडेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, कोई दूसरा रीजन है नहीं, है कि नहीं? इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। यूनिट क्या है? ओम। वैल्यू क्या है? एल ओमेगा। लगे हाथ और भी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसी को यहाँ पे बता देते हैं। ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और अब देखोगे इसमें क्या देखे कि दी ऑपोजिशन एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। इंडक्टेंस वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। प्रीवियस क्लास हम लोग देखे थे इंडक्टेंस का फॉर्मूला म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल, नंबर ऑफ टर्न, एरिया, परमिबिलिटी, लेंथ, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। इंडक्टेंस डज नॉट चेंज बट द ऑपोजिशन टू एसी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। इफ V1 is equal to 20 sin 400t plus pi by 3 और V2 is equal to 20 sin 200t minus pi by 6 is applied across a pure inductor, the current will be more in which case? More in which case? कौन सा केस में करंट ज्यादा होगा? ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मेडिकल वालों को पूछेंगे, स्कूल वाले अक्सर नहीं पूछते हैं ऐसे टेढ़े मेढ़े चीजें, बट देन सिंपल है। अब दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो पहला केस में ओमेगा 400 है, दूसरा केस में ओमेगा 200। कंपेयरिंग इट विद Vm sin ओमेगा t प्लस 50। ओमेगा का वैल्यू 400 है, यहाँ पर 200 है ना? तो कौन सा वोल्टेज को स्ट्रांगली अपोज करेगा? वो पहला वाले की केस में स्ट्रांगली अपोज करेगा, थोड़ा सा करंट जाएगा। स्ट्रांगली अपोज करेगा मतलब इंपीडेंस इज मोर, थोड़ा सा करंट जाएगा। दूसरे वाले केस में ज्यादा करंट जाएगा, पीक वैल्यू बराबर है। So the current in the second case will be more because omega in the first case is more। समझ में आया? तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? As omega 1 is 400 which is more than omega 2 which is 200, therefore XL1 is more than XL2। दूसरे केस में ऑपोजिशन कम होगा, सो मोर करेंट फ्लोज इन सेकेंड केस। क्या मैं आपको समझा पाया? ऐसे ही 1 मार्क वाले क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, तो हम लोग क्या क्या देखे? हम लोग देखे I lacks V by pi by 2, पावर फैक्टर इज 0, इम्पीडेंस इज XL,
और यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। क्यों लिखवाया, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया है। द प्लॉट ऑफ एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज ए कर्व, ए स्ट्रेट लाइन, क्या कहोगे, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि आई ओमेगा है ना। एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, आई ओमेगा है कि सॉरी एल ओमेगा, एल ओमेगा मतलब इट्स ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यहां पर दो अलग अलग इंपीडेंस है, दो अलग अलग कॉइल है, इंडक्टर है, उनका एक्सेल का वेरिएशन दिया गया है। स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको हल्का कर देता हूं, अननेसेसरी प्रेशर में आते हो तुम लोग। और ये कोई एक इंडक्टर 1 है, ये इंडक्टर 2 है। प्लॉट ऑफ एक्सेल वर्सेस ओमेगा is shown for two inductors whose inductance is more. किसका इंडक्टेंस ज्यादा है, 1 वाले का कि 2 वाले का? हम तो जानते हैं क्या, एक्सेल इज इक्वल टू एल ओमेगा। So the plot of XL versus omega is a straight line. Can it not be written as y is equal to mx फॉर्म में ये है, और m क्या होता है, स्लोप। स्लोप क्या होता है, tan थीटा, है कि नहीं? तो यहां पर ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं XL इज इक्वल टू एल ओमेगा, उसका स्लोप tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, l। तो यू सी फर्स्ट केस में थीटा ज्यादा है, tan थीटा ज्यादा है, तो इंडक्टेंस ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, आप कहोगे स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू l। तो इस केस में इस एंगल को आप थीटा 1 कहो, इस एंगल को थीटा 2 कहो। एज थीटा 1 इज मोर देन थीटा 2, यू विल से L1 इज मोर देन L2। कितना आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्या हो सकता है? लेकिन हर चीज नया है बोल के ढेर सारे बन जाते हैं, चैप्टर डिफिकल्ट लगता है, जबकि चीजें हर चीज इंडिविजुअली आसान है। समझ में आ रहा? L1 इज ग्रेटर देन L2। हाँ, तो हम लोग बीच में रुक गए थे। चलिए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। ड्रॉ करने के लिए पॉइंट नंबर 4 में फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, ये डायग्राम कुछ ऐसे होने वाला है। यू नो योर करंट वाज Im sin ओमेगा t, तो आप कहोगे करंट को ऐसे ले लो, ये हो गया करंट। और वोल्टेज क्या था, वोल्टेज वाज Vm sin ओमेगा t प्लस π/2। मतलब वोल्टेज वाला जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा रहेगा। And you clearly see that all angles are measured in anti-clockwise sense. Current is lagging the voltage by an angle π/2. इतना ड्रॉ करना है। For a pure inductive circuit, draw the phasor diagram for voltage and current. तो आपको ऐसे दो डायग्राम करना है, इसको I करना है, इसको V करना है, खत्म कहानी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? E हो गया आपका। Suppose थोड़ा आपको घुमाने के लिए, when a current I is equal to Im sin omega t minus π/6 is applied across inductor, draw the phasor diagram for voltage and current। तो क्या करना पड़ेगा? अब ऑलरेडी करंट दिया हुआ है आपको, करंट कैसा है, -π/6, मतलब नीचे की तरफ 30 डिग्री, ये हो गया I। और वोल्टेज क्या होगा, करंट वोल्टेज को 90 डिग्री लैग करता है, वोल्टेज इससे आगे ऐसे रहेगा, मतलब ये एंगल रहेगा। समझ में आ रहा है? वो पूछेंगे व्हाट इज द इनिशियल फेज ऑफ द वोल्टेज, क्या कहोगे इनिशियल फेज, π/3, क्योंकि लीड करता है। कुछ भी पूछ लेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए कुछ भी पूछ लेंगे। अगर ये हुआ करंट तो ये होगा वोल्टेज, ये हुआ करंट तो ये होगा वोल्टेज। सर ये नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू में लिए थे I sin ओमेगा t। मतलब v को हम लोग x एक्सिस पे भी ले सकते हैं, किस में भी ले सकते हैं। v को अगर x एक्सिस में ले लेंगे I नीचे रह जाएगा, v और I के बीच में फेज डिफरेंस रहेगा
पाई बाई 2, आई विल लैग भी बाई पाई बाई 2। समझ में आया क्या? तो ये एग्जाम्पल के तौर पे ये भी हमारा यहाँ पे बन गया। वो पूछेंगे करंट इज गिवन लाइक दिस, व्हाट इज द इनिशियल फेज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहोगे इनिशियल फेज इज 60 डिग्री और पाई बाई 3, ऐसे करके भी पूछेंगे, कर सकते हैं आप लोग। कितना सिंपल है, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 90 डिग्री। पॉइंट नंबर 5, वेरिएशन ऑफ alternating quantities with time। Alternating quantities with time। चलिए जैसे जैसे हम लोग तब प्लॉट किए थे, फिर से हम लोग ऐसे करेंगे, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, विथ टाइम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया पहला वोल्टेज के लिए, ये हो गया करंट के लिए, और चलो ये मानते हैं पावर के लिए हो गया, ये हो गया पावर के लिए। हम जानते हैं कि when I is Im sin ओमेगा t, V is Vm cos ओमेगा t and instantaneous power is, वो तो लिखने के लिए हम भूल गए, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया क्या? और यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था फेजर डायग्राम के बाद इंस्टेंटेनियस पावर, एवरेज पावर। एनीवे इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया? V इंटू आई, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, यहीं से भी पता चल जाएगा, फॉर्मूला तो पता चल गया है, V इंटू आई इंस्टेंटेनियस पावर है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहा है देखो तो, Vm Im बाई 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और एक तो 2 डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी हुआ। क्या आपको दिख रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस पावर का जो फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा आ रहा है, मतलब डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी? यस नहीं? अच्छा चलो प्लॉट करते हैं आई के लिए। आई तो कुछ ऐसा था, मैं थोड़ा इसके लिए करंट ड्रॉ कर लूं, ये हो गया वेरिएशन ऑफ करंट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका ड्रॉ करने के लिए आता है, एक बार तो ध्यान से देख लोगे तो बन जाएगा एक बार में। क्या है? मैं अब प्लॉट कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस करंट, तो करंट तो कुछ ऐसे था, करंट था Im sin ओमेगा टी। एक बार ही पूछा है सीबीएसई बोर्ड में, हर बार हम लोग को तैयारी करना पड़ता है। वोल्टेज Vm cos ओमेगा टी, Vm cos ओमेगा टी, सोचो जब करंट 0 था, साइन ओमेगा टी 0 था, cos ओमेगा टी 1 है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू, कैसा? ऐसा। फिर जब करंट मैक्सिमम हुआ, वोल्टेज 0 हो गया था, ऐसा, फिर ऐसा। ये कोसाइन डायग्राम है, आर यू गेटिंग? कोसाइन डायग्राम गोज लाइक दिस। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन में आता है व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम व्हाट इज द करंट, व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम करंट इज 0, व्हेन करंट इज मैक्सिमम व्हाट इज द वोल्टेज, वोल्टेज इज 0। ये याद रखना, और ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सारा चीज बन गया। चलिए अब मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ पावर। आई वांट टू ड्रॉ पावर, वोल्टेज इनटू करंट। देखो शुरू में करंट 0 था और वोल्टेज भी मैक्सिमम था, तो प्रोडक्ट हो गया 0। जब यहां पर पहुंचे, ये 0 है, ये 0 है, ये मैक्सिमम है, दोनों मिलके हो गए 0। लेकिन इसके बीच में क्या प्रोडक्ट 0 था? 0 नहीं था, मतलब पक्का बढ़ा होगा फिर घटा होगा। शुरू में 0, एंड में 0, बीच में 0 नहीं है का मतलब क्या है? बढ़ा होगा फिर घटा होगा। सो इट इज लाइक दिस।
समझ में आया क्या? और ऐसे भी देखो तो साइन 2 नेगेटिव हो, चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हो। नाउ बिटवीन दिस एंड दिस वोल्टेज पॉजिटिव है, सॉरी करंट पॉजिटिव है, वोल्टेज नेगेटिव है, तो ये प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। और फिर से ऐसे, फिर ये गया ऐसे। आर यू गेटिंग? यू सी हाउ इज द डायग्राम। ये टाइम के साथ प्लॉट किए, और जब तक ये सब एक कंप्लीट ऑसिलेशन करते हैं तब तक ये 2 ऑसिलेशन कर चुका है, तो इसका फ्रीक्वेंसी डबल है। ये एक बार ऐसे 2 बार कर लिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज डबल ऑफ एवरेज पावर। नाउ इन पावर वर्सेस टाइम डायग्राम, व्हाट डज द एरिया अंडर द डायग्राम रिप्रेजेंट्स? द वर्क डन। भाई पीडीटी क्या देगा? वर्क डन। सो द पावर वर्सेस टाइम डायग्राम में एरिया अंडर दिस गिव्स यू द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम विल गिव यू द एवरेज पावर। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है कि नहीं? एंड आप देखोगे जितना पॉजिटिव एरिया उतना नेगेटिव एरिया, मतलब इन ए कंप्लीट साइकिल ऑफ पावर द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0। 1/4 साइकिल में, ये 1/4 है ना पूरा का, 1/4 साइकिल है। 1/4 साइकिल में जितना एनर्जी लेगा नेक्स्ट 1/4 में उतना एनर्जी देगा। मेडिकल वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। एनर्जी टेकन इन हाफ साइकिल इज गिवन इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल। नो, वो ऑल्टरनेट क्वेश्चन में आएगा। और एनर्जी टेकन इन 1/4 साइकिल और क्वार्टर साइकिल इज डिलीवर्ड बैक। वो पहले चार्ज होगा फिर वो डिस्चार्ज होगा। जो इंडक्टर था वो ईएमएफ जो होगा, करंट जब बढ़ रहा था तो वो रोकने की कोशिश कर रहा था, जब वो घट रहा था फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, चार्जिंग हुआ डिस्चार्जिंग हुआ। समझ में? तो एनर्जी टेकन इन 1/4 साइकिल इज डिलीवर्ड बैक इन नेक्स्ट 1/4 साइकिल। सो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर फुल साइकिल इज 0, हाफ साइकिल इज 0, क्वार्टर साइकिल इज 0। क्या कहोगे? फुल साइकिल तो 0 है ही है, हाफ साइकिल में 0 है, क्वार्टर साइकिल में 0 होगा? नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द, वो पूछेंगे व्हाट इज द मिनिमम टाइम इन व्हिच द एनर्जी कंज्यूम्ड इज 0, तो आप कहोगे जो पूरा टाइम पीरियड है उसका आधा, इन दैट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 0। कहने का मतलब है आपके घर में प्लग के अक्रॉस में अगर आप प्योर इंडक्टर को लगाते हो, यू विल ड्रॉ करंट बट योर मीटर रीडिंग विल नॉट ग्रो, यू विल नॉट कंज्यूम एनी पावर। ये पावर कंज्यूम करता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई पावर कंज्यूम नहीं करता है, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो। आधा साइकिल में लेंगे तो क्वार्टर साइकिल में लेंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में दे देंगे। तो पावर कंज्यूम कब होता है? जब उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस रहता है। जैसे पंखा है, पंखा चलने की कोशिश करता है तो उसको जो इंडक्टर के कारण उसमें जो ईएमएफ हो रहा है वो घूमेगा तभी ना होगा। अगर हवा के जोर से, हवा के धक्का खाने के बाद, एयर रेजिस्टेंस होने के बाद फ्रीली घूम नहीं पा रहा है तो कुछ ईएमएफ हो जाता है उसमें, जिसको हम लोग कहते हैं बैक ईएमएफ। बाद में भी पढ़ेंगे, 10th क्लास में अगर पढ़े होगे तो कुछ ईएमएफ डेवलप होता है जो सप्लाई ईएमएफ को पूरा काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता है। मान लो वैक्यूम होता, कोई फ्रिक्शन नहीं रहता, एब्सोल्यूट 0 फ्रिक्शन होता, तो स्विच ऑन करते पंखा चलता लेकिन कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं होता। समझ में? अच्छा, तो ये बात है। चलो हम उधर उधर नहीं जाते हैं, और बाई चांस इंजीनियरिंग मिल जाएगा तो पढ़ोगे, अभी से क्यों इतना हड़बड़ाना। चलो ठीक है, तो क्या देखे? एवरेज पावर जिसका फॉर्मूला हमें पहले से मालूम है कि 1/T 0 to T PI dt निकालोगे तो ये आएगा 0। एवरेज पावर इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर सर्किट इज 0। और यही चीज को आपको एक रिसेम्बलेंस लाने के लिए मैं लिखूंगा। पहले क्या था रेजिस्टेंस की केस में, याद है क्या? VRMS IRMS cos 0 लिखते थे, अब लिखेंगे cos। बात हुई है? मतलब आई एम गेटिंग ए जनरलाइज्ड फॉर्मूला। इन जनरल क्या फॉर्मूला है? VRMS IRMS cos phi। phi क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। समझ में आ रहा है? तो यू आर गेटिंग VRMS IRMS cos pi by 2, cos pi by 2 0 हुआ तो एवरेज पावर 0 हो गया। और क्या इंपॉर्टेंट है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. ये था केस ऑफ प्योर इंडक्टर। चलिए देखते हैं इन केस ऑफ कैपेसिटर। AC थ्रू कैपेसिटर, अब इसको भी हम प्योर कैपेसिटर कह सकते हैं। सर इम्प्योर कैपेसिटर भी होता है क्या? हाँ होता है, जिसको हम लॉसी कैपेसिटर कहते हैं। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक डाले हैं उसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होना चाहिए
लेकिन रेजिस्टेंस वेरी हाई नहीं है, तो कुछ करंट उसके अंदर से भाग के जा रहा है, तो कुछ रेजिस्टेंस भी डाइलेक्ट्रिक का है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो उसको लॉसी कैपेसिटर कहते हैं। लॉसी मतलब जिसमें कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट ए प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर की केस में चलो शुरू करते हैं। अब सारा चीज आप बताओगे, क्योंकि एक चीज का डेरिवेशन करना आता है तो बाकी सारा चीज का डेरिवेशन कर पाओगे। ये कोई एक कैपेसिटर है, इसके क्रॉस में मैंने एक एसी अप्लाई किया है। चलो मानते हैं कि मैं एक वोल्टेज अप्लाई किया हूं, वो वोल्टेज है कितना, Vm साइन ओमेगा टी। पॉइंट नंबर 1, आपको मालूम है कि जैसे मैं एक वोल्टेज अप्लाई करूंगा, एक करंट सर्कुलेट करेगा, एंड दैट करंट इज dq by dt। और आपको ये भी मालूम है कि q फॉर द कैपेसिटर इज cv, c इज ए कांस्टेंट, सो इट इज c dv by dt। हो गया ना? v ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, सो c dv by dt क्या हो जाएगा, c vm ओमेगा cos ओमेगा t। समझ में आया? सी भी एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्या हम इसको आई एम कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। वेयर आई एम इज क्या है, सी भी एम ओमेगा। उधर भी एम क्या होता था याद है, एल आई एम ओमेगा। इधर आई एम हो रहा है सी भी एम ओमेगा। समझ में आ रहा है? चलिए पॉइंट नंबर 2, पता चल गया कि यहाँ पे हमारा जो भी है वो भी है क्या है, Vm साइन ओमेगा टी प्लस 0 फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और करंट क्या है, Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कॉस ओमेगा टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नहीं? ऐसे लिखो तो क्या दिख रहा है आपको, देखो तो बताओ। हु इज लीडिंग, हु इज लीडिंग? ये I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी π/2, ये 0 है, तो हम कहेंगे I लीड्स V बाय π/2। अच्छा, तो फिर पावर फैक्टर क्या है भैया, इट इज cos π/2। कितना होगा, पावर फैक्टर सिर्फ रेजिस्टर की केस में 1 है, इंडक्टर और कैपेसिटर में 0 है। ये दोनों में काफी तालमेल है, आपको मिलेगा। लेकिन इंडक्टर की केस में I was lagging V, but now I is leading V by π/2। खैर, अगर इतना सारा चीज समझ में आया तो क्या बताओगे, इम्पीडेंस क्या होगा, इट इज Vm by Im। Vm तो Vm है, Im है CVm ओमेगा, Im है CVm ओमेगा। तो आप क्या कहोगे, तो ये Vm by Im क्या हो गया, 1 by C ओमेगा। इसको क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, यूनिट ओम है, क्योंकि इंपीडेंस है तो ओम ही होगा। क्या देखे, हाई फ्रीक्वेंसी में इंडक्टर स्ट्रांगली अपोज करता था, हाई फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर वीकली अपोज करेगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम अपोजिशन। हाई फ्रीक्वेंसी एसी कैन इजीली पास थ्रू इंडक्टर, लो फ्रीक्वेंसी में अलाउ नहीं करता है। अगर डीसी अप्लाई करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी 0 है, ये चार्ज हो जाता है, करंट को 0 कर देता है, जाने ही नहीं देता है करंट को बदलते रहेंगे तो आसानी से करंट जाते रहेगा। इंडक्टर अपोजेस चेंज इन करंट, कैपेसिटर अपोजेस कांस्टेंट करंट। समझ में आया? तो ये बात हुआ। यहां पर और भी एक चीज हो गया कि XC is inversely proportional to omega। XC versus omega diagram is a rectangular hyperbola। क्या बोला? हाँ, हाइपरबोला। ठीक है,
प्लॉट करके देखना चाहेंगे हाउ इज द वेरिएशन ऑफ XC विथ ओमेगा, तो आप देखोगे XC होता है 1/C ओमेगा, मतलब जब फ्रीक्वेंसी लो है इम्पीडेंस इज वेरी हाई। DC में फ्रीक्वेंसी 0 तो ऑपोजिशन इज इनफाइनाइट, it will never allow DC to pass through it, but as you go on increasing the frequency of supply, you will see the reactance gradually decreases and goes like this। ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। प्लॉट दी वेरिएशन ऑफ XC एंड XL विथ ओमेगा, तो XC के लिए ये करना है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों बोलते हैं वो तो समझ में आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि XC इंटू ओमेगा इज ए कांस्टेंट। तो कोई भी एक वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए, कोई भी एक वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए देयर इज ए करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ XC, तो ये जो XC हुआ और ये जो ओमेगा हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट। और कोई दूसरा वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए, अगर हम कोई दूसरा वैल्यू ऑफ ओमेगा के लिए करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ XC निकालेंगे, तो आप देखोगे this area is equal to this area because this is XC1, this is omega 1, this is XC2, this is omega 2, so XC1 into omega 1 is equal to XC2 into omega 2, so it is any rectangle you draw here, it will be having same area, so it is called a rectangular hyperbola। समझ में आया? इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेके आप रेक्टेंगल ड्रॉ करो, जितने रेक्टेंगल करोगे सारा रेक्टेंगल का एरिया बराबर निकलेगा, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं ये कोई नहीं पूछे, खाली पूछेंगे व्हाट इज द शेप ऑफ दिस। क्या मैं इसको समझा पाया? तो अगर हम ओमेगा के साथ प्लॉट करेंगे तो ये डायग्राम बनता है, ये डायग्राम बनता है XC का। अगर XL का ड्रॉ करेंगे तो ये सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन जाता है, ये XL का। समझ में आया? XL के केस में इट वाज स्ट्रेट लाइन, XC के केस में इट इज ए कर्व लाइक दिस। क्या समझ में आया? दे विल आस्क यू ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ XL एंड XC विथ ओमेगा, ऐसे करके दिखाना है, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है। अब बाद में हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जहां पर ये फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये फ्रीक्वेंसी कहते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल नहीं। फिलहाल तो हम देखेंगे कि XCL एंड XC आर प्लॉटेड लाइक दिस। ठीक है, XC भी समझ में आ गया, इतने सारे चीज समझ में आ गए। I leads V/π/2, पावर फैक्टर 0, इम्पीडेंस इज दिस। खैर, now I want to draw the phasor diagram। क्या आप लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है भैया, तो पहले करंट और वोल्टेज दोनों को लो और ड्रॉ करो। यहाँ पर वोल्टेज दिया गया था, मैं सिर्फ वोल्टेज ड्रॉ कर देता हूँ और आपको करंट ड्रॉ करना है। The voltage you applied was Vm sin omega t, phase angle was 0। Where will be the current? V के साथ, V के ऊपर, V के नीचे, कहाँ रहेगा करंट का फेजर डायग्राम? V के नीचे, V के साथ, V के ऊपर। करंट लीड्स, इट वाज ओमेगा t प्लस π/2, तो करंट का डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा। ये हो गया करंट। सर कितना लंबा करना है, कितना लंबा करना है वो डिपेंड करता है करंट का मैग्नीट्यूड के ऊपर, नहीं तो इसे करके दोनों का बराबर लेंथ रखने की कोई जरूरत नहीं, अलग अलग लेंथ में दिखा देना और दिखाना कि एंगल है कितना π/2। करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2। समझ में आया? बिफोर आई गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। ऐसे बताने से शायद आप लोगों को आसान लगेगा, मैं यही चीज को कॉपी करके लेता हूं और ड्रॉ करता हूं। अब देखिए, मैं प्लॉट करना चाहता हूं वेरिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज विथ टाइम। चलिए थोड़ा यहाँ पे वैल्यूज बदल देते हैं। V को लिखते हैं, V को लिखते हैं Vm sin ओमेगा t। यहाँ पर V को हम लोग क्या लिए थे? Vm sin ओमेगा t। और करंट क्या था? इट वाज Im sin ओमेगा t प्लस π/2। मतलब अगर V कुछ ऐसा हुआ तो करंट कुछ ऐसा होगा cos ओमेगा t वाला।
जो था वही है। पहले ये इंडक्टर की केस में ये था आई, ये था वी, अब ये हो गया वी, ये हो गया आई। समझ में आ रहा है? और इंस्टेंटेनियस पावर निकालने का तरीका वही है, सब कुछ आपके सामने है। समझ में आया क्या? इंस्टेंटेनियस पावर इज 0 व्हिच इज VRMS IRMS cos π/2। तो फंडामेंटल्स थ्रू RLC individual elements, fundamentals of AC through RLC individual elements we have understood। समझ में आया? इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RLC। बस एक बार इसको नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करना है। इनके सब अच्छा, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टर 0, प्योर इंडक्टर π/2, प्योर कैपेसिटर also π/2। इन केस ऑफ इंडक्टर I लीड्स और लैग्स, I लैग्स। समझ में आ रहा है? और भी लीड्स, लेकिन भी लीड करता है कि लैग करता है नहीं बोलते हैं, करंट के बारे में बोलते हैं। इन केस ऑफ इंडक्टर I लैग्स, इन केस ऑफ कैपेसिटर I लीड्स। समझ में आया? मेरे को याद आया, कोई एक ITI के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, ITI के बच्चों को पढ़ाते थे, उनको वाई हाउ तो इंडक्टर क्या समझ में नहीं आता, उनको याद रखना पड़ता सारा चीज, है ना, कि AC क्यों कैपेसिटर से आसानी से चले जाता है, DC नहीं जा पाता है, DC इंडक्टर में क्यों आसानी से चले जाता है और AC नहीं जा पाता, AC होने से ऑपोजिशन होता है। बड़े अजीबोगरीब तरीके से वो समझा रहे थे और इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को याद आ गया, मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, अगर कोई कॉइल में करंट ऐसा है, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होता है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल होता है। करंट इज एंटी क्लॉकवाइज इन द कॉइल, इट इज नॉर्थ पोल। ये सब वो ITI वाला तरीका है, कोई लॉजिक जानने की जरूरत नहीं, याद रखने के लिए। वो टीचर कैसे समझा रहे थे, मेरे को याद आ रहा है। बोले कि ये देखो, ये बेटा कैपेसिटर है, ठीक है, और आप जानते हो कि कोई DC को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, और AC को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, है कि नहीं? जब DC छोड़ते हैं, जाता है, टकरा के वापस आ जाता है, DC जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। और AC तो जा पाएगा, देखो निकल गया। AC कैन इजीली पास थ्रू कैपेसिटर, DC कैन नॉट पास। समझ में आ गया? हाँ, ऐसे याद रखो तो तुम में से कुछ लोगों को मदद मिल जाएगा। AC इजीली जा सकता है कैपेसिटर के अंदर से। अच्छा सर, कैपेसिटर तो समझ में आ गया, इंडक्टर के केस में क्या होता है? इंडक्टर के केस में बताते हैं। आप जानते हो कि इन केस ऑफ इंडक्टर DC इजीली पासेस थ्रू, क्योंकि उसका ऑपोजिशन L ओमेगा है। DC क्या है? ऐसा है तो DC आराम से चले जाता है। जबकि AC जब जाता है तो इसके अंदर फंस जाता है और निकल नहीं पाता है, स्ट्रांगली ऑपोजिशन पाता है। तो AC गेट्स स्ट्रांग ऑपोजिशन, DC इजीली पासेस। इसमें DC गेट्स स्ट्रांग ऑपोजिशन, AC इजीली पासेस। याद रखने के लिए आसान हो गया। ऐसे ही पढ़ना है, याद रखना है। तो IIT नहीं, ITI तो पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कहानी। ठीक है, तो इस टॉपिक को यहां पर क्लोज करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RLC सर्किट्स। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है तो यहाँ पे ब्रेक करके फिर से स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी।